वेल स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार इतिहास विषय की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम रिवीजन करते हुए पानीपत की प्रथम लड़ाई के कारण, घटनाएं व परिणामों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को मुगल बादशाह बाबर और दिल्ली सल्तनत के तत्कालीन शासक इब्राहिम लोधी के मध्य पानीपत के मैदान में हुई। इस लड़ाई के पीछे अनेक कारण थे, जिनका वर्णन इस प्रकार है। पहला कारण है बाबर की साम्राज्य स्थापना की महत्वाकांक्षा। बाबर एक अत्यंत ही महत्वाकांक्षी शासक था। वह फरगना के छोटे से राज्य से संतुष्ट नहीं था। उसका सपना एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना था। इस उद्देश्य से उसने मध्य एशिया में अनेक प्रयास किए थे, किंतु दुर्भाग्यवश उसे असफलता का सामना करना पड़ा। इन असफलताओं से बाबर ने अपना धैर्य न खोया। वास्तव में मध्य एशिया में बाबर की असफलताएं उसके लिए गुप्त वरदान सिद्ध हुई। उसे यह दृढ़ विश्वास हो गया कि मध्य एशिया में शासन करना कोई सुगम कार्य नहीं था। अतः उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया, जो कि पानीपत के युद्ध का कारण बना। नेक्स्ट है भारत का धन दौलत। भारत की अपार धन संपदा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। निरंतर युद्धों के कारण एवं बेघर-बार भटकने के कारण बाबर कंगाली के कगार पर जा पहुंचा था। अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए तथा एक शक्तिशाली सेना का निर्माण करने के लिए उसे धन की बहुत आवश्यकता थी। बाबर ने भारत के धन के विषय में काबुल के व्यापारियों से अनेक कहानियां सुन रखी थी। स्वयं उसके पूर्वज तैमूर ने यहाँ से अपार धन दौलत प्राप्त की थी। इस कारण बाबर ने भारत पर आक्रमण करने का निर्णय लिया, जो कि पानीपत के युद्ध का कारण बना। नेक्स्ट है पंजाब पर कानूनी अधिकार। तैमूर के वंश से संबंधित होने के कारण बाबर स्वयं को पंजाब का कानूनी अधिकारी समझता था। तैमूर ने 1398 ईस्वी में अपने भारतीय आक्रमणों के दौरान पंजाब पर अधिकार कर लिया था, परंतु कालांतर में अफगानों ने इसे अपने अधीन कर लिया था। इसलिए बाबर भारत पर आक्रमण करके पंजाब को पुनः अपने साम्राज्य में सम्मिलित करना चाहता था, क्योंकि तैमूर का वंशज होने के कारण वह स्वयं का पंजाब पर कानूनी अधिकार समझता था। पंजाब उस समय दिल्ली सल्तनत के अधीन आता था और जब इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान था, तो यही कारण था कि दोनों के बीच पानीपत का युद्ध हुआ। नेक्स्ट है इस्लाम के प्रचार की भावना। बाबर एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसकी दृष्टि में भारत काफिरों का देश था। अतः वह भारत पर आक्रमण कर यहाँ इस्लाम का प्रचार करना अपना परम कर्तव्य समझता था। वह भारत में इस्लाम के प्रचार के लिए महमूद गजनवी एवं मुहम्मद गौरी की गौरव गाथाओं से भली भांति परिचित था। मुस्लिम जगत में इन दोनों शासकों का नाम विशेष सम्मान के साथ लिया जाता था। बाबर भी
इस्लाम का प्रचार करके अपना नाम मुस्लिम जगत में अमर बनाना चाहता था। नेक्स्ट है एक वृद्ध स्त्री से प्रेरणा। ऐसा माना जाता है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए एक वृद्ध स्त्री ने प्रेरित किया। 1503-4 ईस्वी में बाबर जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहा था तो उसकी भेंट एक गांव में रुकने के दौरान गांव के मुखिया की माता, जो 111 वर्षीय वृद्ध स्त्री थी, उससे हुई। उस स्त्री ने बाबर को तैमूर द्वारा भारत विजय से संबंधित कहानियां सुनाई। इन कहानियों का बाबर के मन पर जादुई प्रभाव पड़ा, अतः उसने भारत पर आक्रमण करने का दृढ़ संकल्प लिया। ऐसा करके वह अपने वंश के गौरव को पुनः स्थापित करना चाहता था। नेक्स्ट है एक अमीर द्वारा प्रेरणा। कुछ इतिहासकारों के विचारानुसार बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए उसके एक अमीर ने प्रेरित किया। इस अमीर ने बाबर से कहा, बाबर, जाओ और विश्व के सर्वाधिक संपन्न एवं सर्वश्रेष्ठ देश भारत पर राज्य करो। तुम काबुल तक आ गए हो और अब तुम भारत के मार्ग पर हो। मुहम्मद ने तुम्हें भारतीयों की मूर्ति पूजा समाप्त करने और वहां शासन करने के लिए भेजा है। इन शब्दों ने बाबर में एक नई स्फूर्ति उत्पन्न की तथा उसने भारत पर आक्रमण करने का प्रण लिया और उसके भारत पर आक्रमण के कारण ही पानीपत की प्रथम लड़ाई का भी कारण बनी। बाबर की सैन्य शक्ति। बाबर की सैनिक शक्ति के कारण उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए नया बल मिला। बाबर ने अपने जीवन के लगभग 25 वर्ष मध्य एशिया में अपने विरोधियों के साथ संघर्ष में व्यतीत की, अतः उसने अनेक नवीन युद्ध विधियों का ज्ञान प्राप्त किया। उसने उज़्बेकों से तुलुगामा युद्ध प्रणाली, मंगोलों से छिपकर घात लगाने की प्रणाली, ईरानियों से तोपखाने तथा तुर्कों से घुड़सवार सेना के महत्व संबंधी जानकारी प्राप्त की। बाबर ने इन युद्ध विधियों के आधार पर अपनी सेना का गठन किया। उसने उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा के नेतृत्व में एक तोपखाने का निर्माण भी कर लिया। बाबर इस सेना का प्रयोग कर भारत में अपना भाग्य आजमाना चाहता था और यही पानीपत के युद्ध का भी कारण बना। नेक्स्ट है भारत की राजनीतिक दशा। भारत पर आक्रमण करने का बाबर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण उस समय भारत की शोचनीय राजनीतिक स्थिति थी। उस समय भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। इनमें एकता का सर्वथा अभाव था तथा सत्ता के लिए परस्पर लड़ाइयाँ चलती रहती थी। दिल्ली सल्तनत, जिसकी स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, अब शक्तिहीन हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोधी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। वह एक मूर्ख एवं हठी शासक था। उसने अपने अत्याचारों से जनता को अपना विरोधी बना लिया। उसने अफगान सरदारों के प्रति भी बहुत कठोर नीति अपनाई, अतः समस्त राज्य में विद्रोह की आग भड़क उठी। पंजाब में दौलत खां लोधी ने अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयास तीव्र कर दिए। इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी ने दिल्ली के सिंहासन के लिए अपना दावा प्रस्तुत किया।
अपने सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण भेजा। निसंदेह यह बाबर के लिए भारत पर आक्रमण करने के लिए एक स्वर्णिम अवसर था, और यही कारण था कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई। नेक्स्ट है युद्ध की घटनाएं। पंजाब पर विजय बाबर ने अपने आक्रमणों के दौरान प्राप्त कर ली थी। तत्पश्चात बाबर ने अपने सैनिकों को दिल्ली की ओर अग्रसर होने का आदेश दिया। बाबर के पास इस समय कितनी सेना थी, इस संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी में लिखा है कि उसके पास केवल 12,000 सैनिक थे, किंतु यह कथन असत्य प्रतीत होता है। पंजाब विजय के बाद बहुत से सैनिक उसकी सेना में सम्मिलित हो गए थे, अतः यह संख्या किसी प्रकार भी 20,000 से कम नहीं थी। जब इब्राहिम लोधी को बाबर की गतिविधियों की सूचना मिली तो वह चुप न बैठा रहा। वह 1,00,000 सैनिक एवं 1,000 हाथियों को साथ लेकर बाबर का मुकाबला करने के लिए दिल्ली से चल पड़ा। बाबर एवं इब्राहिम लोधी की सेनाएं 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को एक दूसरे के आमने सामने आ खड़ी हुई। 8 दिनों तक दोनों ओर से किसी पक्ष ने भी आक्रमण करने का साहस न किया। बाबर ने इस समय का पूर्ण सदुपयोग किया एवं उसने अपनी सेना की व्यूहरचना की। उसकी सेना का दायां पक्ष पानीपत के नगर के कारण सुरक्षित था। उसने अपनी सेना के बाएं पक्ष की सुरक्षा के लिए गहरी खाइयां एवं गड्ढे खुदवा दिए तथा इन्हें वृक्षों एवं कंटीली झाड़ियों द्वारा ढक दिया गया। सेना के अग्रिम भाग की सुरक्षा के लिए 700 पहिएदार गाड़ियां खड़ी कर दी गई। इन्हें एक दूसरे से चमड़े की रस्सियों द्वारा बांध दिया गया। उनके बीच 60 से 70 गज का स्थान खाली छोड़ दिया गया ताकि 100 से 150 घुड़सवार सैनिक शत्रु पर सेना पर बिना किसी असुविधा के आक्रमण कर सके। गाड़ियों के पीछे तोपखाना रखा गया। इसका नेतृत्व उस्ताद अली एवं मुस्तफा नामक 2 प्रसिद्ध तोपचियों को सौंपा गया। इसके पीछे बाबर ने अपनी सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का दायां भाग हुमायूं एवं ख्वाजा कलां की कमान में रखा गया। सेना का बायां भाग सुल्तान मिर्जा एवं मेहदी ख्वाजा की कमान में था तथा सेना के मध्य भाग का नेतृत्व स्वयं बाबर कर रहा था। सेना के पीछे घुड़सवार सैनिकों का एक आरक्षित दल रखा गया। इसका नेतृत्व अब्दुल अजीज कर रहा था। दूसरी ओर इब्राहिम लोधी ने अपनी सेना की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया था। उसकी सेना अनुशासनहीन थी। अधिकतर सैनिक लूटमार के उद्देश्य से इकट्ठे हुए थे। उसकी सेना तीर कमानों, भालों एवं तलवारों आदि से सुसज्जित थी। इब्राहिम लोधी के पास तोपखाने का अभाव था। उसने अपनी अग्रिम सेना की सुरक्षा के लिए भारी भरकम हाथी लगा रखे थे। इब्राहिम लोधी के इस संकट के समय केवल ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने उसका साथ दिया था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को प्रातः दोनों पक्षों में युद्ध आरंभ हो गया।
इब्राहिम लोधी ने बिना किसी सुनिश्चित योजना के आगे बढ़ने का आदेश दिया। यह सेना बाबर की सेना के निकट पहुंचकर सहसा रुक गई। यह स्वर्ण अवसर देखकर बाबर के तोपसियों ने गोलों की बौछार कर दी। इस कारण इब्राहिम लोधी के हाथी, जो सेना में सबसे आगे चल रहे थे, भयभीत होकर पीछे की ओर भागने लगे। इस कारण इब्राहिम लोधी के अपने ही अनेकों सैनिक इन हाथियों के पांव तले कुचले गए। इसी समय बाबर ने तुलुगामा युद्ध प्रणाली का प्रयोग करते हुए शत्रु सैनिकों को पीछे एवं दाएं बाएं से घेर लिया। परिणाम स्वरूप लोधी सेना में खलबली मच गई। इब्राहिम लोधी ने शत्रु सेना का डटकर मुकाबला किया, किंतु अंत में वीरगति को प्राप्त हुआ। यह समाचार मिलते ही इब्राहिम लोधी की सेना में भगदड़ मच गई और सैनिक अपनी जान बचाने के लिए जिधर रास्ता मिला उधर भाग खड़े हुए। ग्वालियर का राजा विक्रमजीत भी इस लड़ाई में मारा गया। 15,000 से अधिक अफगान सैनिक भी इस लड़ाई में मारे गए। इस प्रकार आधे दिन में ही इब्राहिम लोधी की सेना धराशायी हो गई तथा बाबर को निर्णायक विजय प्राप्त हुई। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब युद्ध भड़का तब सूर्य काफी चढ़ गया था। दोपहर तक घमासान युद्ध होता रहा। दोपहर बीत गई, शत्रु को बुरी तरह कुचलकर पराजित कर दिया गया। हमारे मित्र खुशियां मना रहे थे। सर्वशक्तिमान परमात्मा की अपार दया से यह कठिन कार्य हमारे लिए सुगम हो गया था। बाबर के सैनिकों ने अफगान सैनिकों का पीछा करते हुए शीघ्र ही दिल्ली एवं आगरा पर भी अधिकार कर लिया। 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली की जामा मस्जिद में बाबर के नाम का खुतबा पढ़ा गया तथा उसे हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया गया। इस खुशी के अवसर पर बाबर ने अपने सरदारों, सैनिकों, संबंधियों, मित्रों, पीर फकीरों में काफी धन बांटा। यहाँ तक कि काबुल के प्रत्येक व्यक्ति को एक चांदी का सिक्का भेंट किया। इस दयालुता के कारण बाबर को कलंदर कहा जाने लगा। अब है पानीपत की पहली लड़ाई के प्रभाव या परिणाम या उसका महत्व। पानीपत की प्रथम लड़ाई के दूरगामी प्रभाव पड़े। यदि यह कह दिया जाए कि इस लड़ाई ने भारतीय इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात किया, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस लड़ाई के महत्वपूर्ण परिणामों का वर्णन इस प्रकार है। पहला पॉइंट है लोधी वंश का अंत। पानीपत की लड़ाई का प्रथम महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि भारत में लोधी वंश का अंत हो गया। इस लड़ाई में इब्राहिम लोधी, जो कि लोधी वंश का अंतिम सुल्तान था, मारा गया। वास्तव में पानीपत की लड़ाई दिल्ली के अफगानों के लिए एक कब्र सिद्ध हुई तथा उनकी शक्ति को गहरा आघात लगा। यद्यपि पानीपत की प्रथम लड़ाई के पश्चात इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी एवं उसका भाई महमूद खां लोधी जीवित थे, किंतु उनमें इतना साहस नहीं था कि वे बाबर को कोई सबक सिखा सके। नेक्स्ट है भारत में मुगल वंश की स्थापना। पानीपत की लड़ाई का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई।
इस वंश ने अनेक योग्य शासकों को जन्म दिया। इन शासकों ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार किए। उन्होंने कला तथा साहित्य को विशेष प्रोत्साहन दिया। अतः भारतीय जनजीवन एवं संस्कृति में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। नेक्स्ट है बाबर के दुर्दिनों या बुरे दिनों का अंत। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। मध्य एशिया में उसे अनेक वर्षों तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना पड़ रहा था। उसकी विपत्तियों का कोई अंत नजर नहीं आता था। यहाँ तक कि उसे अनेक बार भीख मांगने के लिए भी बाध्य होना पड़ा। पानीपत की लड़ाई के पश्चात उसके दुर्दिनों का अंत हो गया। अब उसे प्राणों एवं सिंहासन की सुरक्षा के लिए चिंताग्रस्त होने की आवश्यकता न रही। वह अब दिल्ली एवं आगरा का स्वामी बन गया था। वास्तव में पानीपत की विजय ने बाबर के जीवन में नवस्फूर्ति का संचार किया। नेक्स्ट है, इसने मुगलों एवं राजपूतों के मध्य युद्ध अनिवार्य कर दिया। भारत के राजपूतों को यह पूर्ण विश्वास था कि बाबर अपने पूर्वज तैमूर की तरह भारत से लूटमार करके वापस चला जाएगा। इस आक्रमण से इब्राहिम लोधी की शक्ति का अंत हो जाएगा तथा राजपूतों को भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना का स्वर्ण अवसर प्राप्त हो जाए। इसी उद्देश्य से मेवाड़ के राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण भी दे डाला। परंतु जब बाबर ने स्थायी तौर पर भारत में रहने का निश्चय कर लिया, तब राजपूतों की आशाओं पर तुषारापात हो गया। अतः इस कारण मुगलों एवं राजपूतों में युद्ध होना अनिवार्य हो गया। नेक्स्ट है युद्ध प्रणाली में परिवर्तन। पानीपत की प्रथम लड़ाई में मुगलों को निर्णायक विजय प्राप्त हुई थी। इस विजय का मुख्य श्रेय बाबर द्वारा अपनाई गई नई युद्ध प्रणाली थी। इस लड़ाई में बाबर ने भारत में प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया था। इससे स्पष्ट हो गया कि नवीन युद्ध प्रणाली द्वारा एक छोटी सी सेना परंपरागत विशाल सेना को कुछ पलों में ही ढेर कर सकती है। इससे भारत के अन्य शासक बहुत प्रभावित हुए। अतः उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए इस नवीन युद्ध प्रणाली को अपनाना जरूरी समझा। इस प्रकार पानीपत की लड़ाई ने भारत में एक नवीन युद्ध प्रणाली का सूत्रपात किया। डॉक्टर राधेश्याम ने ठीक ही लिखा है कि इसके मतलब पानीपत की पहली लड़ाई के बहुत महत्वपूर्ण एवं दूरगामी परिणाम निकले। आज के इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।